ये एक फिक्शनल हॉरर कहानी है जिसमें कुछ जगहों पर ऐसे शब्दों या दृश्य चित्रण का प्रयोग हुआ है जो कुछ दर्शकों को असहज कर सकते हैं। इनका उद्देश्य किसी भी तरह की अश्लीलता या भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि कहानी की गंभीरता और किरदारों की मानसिक स्थिति को दर्शाना है। हम अपने सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि वे इस कहानी को एक काल्पनिक अनुभव के रूप में लें और इसे उसी भावना से सुनें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। आज बुचूराम का 50 की उम्र में ही निधन हो गया था। वह एक सुखी और समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखता था। कस्बे के सबसे धनी घराने से होने के कारण उसे आसपास के लोगों से खूब सम्मान मिलता था। बुचूराम का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था और उसे अपने पिता से विरासत में अथाह दौलत मिली थी। लेकिन उसने इस धन का उपयोग कभी दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही खर्च किया। श्मशान की ओर बुचूराम की अर्थी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अर्थी को कंधा देने वालों में उसके दोनों बेटे मंगलू और रघु शामिल थे। साथ में कस्बे के कई अन्य लोग भी चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी। हालांकि सच यह था कि बुचूराम को कोई खास पसंद नहीं करता था। फिर भी कस्बे वालों की नजर भविष्य पर थी। वे सोच रहे थे कि बुचूराम के बेटों के साथ अच्छा व्यवहार करने से शायद आगे चलकर कोई फायदा मिल जाए। इसीलिए वे मंगलू और रघु को सांत्वना के शब्द कह रहे थे, उनके कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधा रहे थे। बुचूराम के दोनों बेटे उसके खेती किसानी के काम में उसका पूरा साथ देते थे। बड़ा बेटा मंगलू 25 साल का था, जबकि छोटा बेटा रघु 20 साल का। हाल ही में बुचूराम ने एक कस्बे वाले से एक टुकड़ा जमीन खरीदा था, या यूं कहें कि उसने चालाकी से हथिया लिया था। वह जमीन का मालिक एक गरीब किसान था, जिसके पास केवल वही छोटा सा टुकड़ा था। गरीबी के कारण वह उस जमीन पर खेती नहीं कर पाता था और उपज का तो सवाल ही नहीं था। बुचूराम ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और सूद के जाल में फंसाकर उससे वह जमीन छीन ली। उस जमीन को हड़पने के बाद से बुचूराम की रातें बेचैन हो गई थीं। उसे भयावह सपने सताने लगे थे। वह नींद में चीखने चिल्लाने लगता और कई बार डर के मारे उसका पसीना छूट जाता। कुछ रातें तो इतनी डरावनी होती कि वह बिस्तर पर ही कांपने लगता। बुचूराम विधुर था। उसकी पत्नी का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। इस वजह से वह अपने कमरे में अकेले सोता था, जिससे उसका डर और गहरा हो जाता। कोई साथ नहीं था जो उसे संभाल सके, कोई आवाज नहीं थी जो उसकी चीखों को सुन सके। आखिरी रात तो डर का आलम कुछ ऐसा था कि वह सहन न कर सका। रात के सन्नाटे में उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी सांसें थम गईं। श्मशान कस्बे से काफी दूर था, जहां चारों तरफ राख बिखरी पड़ी थी। अजली हड्डियां इधर उधर दिखाई दे रही थीं, जो उस स्थान की भयावहता को और बढ़ा रही थीं। श्मशान इतना बड़ा था कि मानो किसी छोटे से खेत को ही अंतिम संस्कार की जगह बना दिया गया हो। चिता को मुखाग्नि देकर बुचूराम का बड़ा बेटा मंगलू भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा रघु सभी को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस मार रहे थे। मंगलू पूजा पाठ में गहरी आस्था रखता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और वह हर दिन प्रार्थना में समय बिताता। दूसरी ओर रघु अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। भले ही वह उम्र में बड़ा हो गया था, लेकिन उसका मन अभी भी बच्चों जैसा था, जो छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश लेता। घर लौटकर मंगलू और रघु ने स्नान किया और कस्बे वालों के बीच जाकर बैठ गए। अपने पिता के निधन से दोनों भाइयों का मन भारी था और दुख की एक गहरी छाया उनके चेहरों पर थी। कस्बे के लोग एक एक करके आ रहे थे, दोनों को ढांढस बंधा रहे थे और सांत्वना के शब्द कह रहे थे। सुबह से दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था और भूख ने उन्हें और कमजोर कर दिया था। मंगलू की पत्नी, जो रघु की भाभी थी, ने रघु को प्यार से समझाया और थोड़ा सा भोजन करवा दिया ताकि उसका मन हल्का हो सके। बुचूराम के अंतिम दिनों का रहस्य कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहा था। कुछ लोग इसे भूत प्रेत का मामला बताते, कहते कि कोई अशुभ शक्ति ने बुचूराम को घेर लिया था। कुछ का मानना था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और वह अपने ही डर के जाल में फंस गया। वहीं कुछ लोग चुपके चुपके फुसफुसाते थे कि बुचूराम को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली, कि उसने जो दूसरों का हक छीना उसी का फल उसे भोगना पड़ा। कुछ दिन शोक में डूबे रहने के बाद मंगलू और रघु धीरे धीरे सामान्य होने लगे। कस्बे का जीवन फिर से अपनी लय में लौट आया था और सब कुछ पहले जैसा चलने लगा।
रघु का मन अब हल्का करने की चाहत में था। वह कस्बे की एक रास्ता से दूर शहर जाकर कुछ नया देखना चाहता था। मंगलू ने, जो हमेशा अपने छोटे भाई का ख्याल रखता था, उसे इसकी इजाजत दे दी। घर में पुराने नौकर रामू चाचा थे, जो अब 60 की उम्र के करीब थे। वह घर के छोटे मोटे काम संभाल लेते थे और परिवार के लिए एक मजबूत सहारा थे। मंगलू ने उनसे कहा कि वे बुचुराम का कमरा खोल दें, जो अब तक बंद पड़ा था। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की सी दुर्गंध से भर गया था। उसमें एक पुरानी घिसी पिटी सी बदबू थी जो दीवारों में समा गई थी। कमरे के बीच में बुचुराम की पुरानी चारपाई पड़ी थी, जो अब खाली और उदास दिख रही थी। एक कोने में उसकी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें, कुछ सिगरेट के पैकेट और उसके कपड़े व्यवस्थित रखे थे। अलमारी के एक हिस्से में कुछ पैसे और जेवर भी बंद थे। कमरे के दूसरे कोने में धूल से सना हुआ एक काले पत्थर की मूर्ति पड़ी थी, जो करीब 1 फुट लंबी थी। मंगलू ने उसे उठाकर ध्यान से देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि यह किसकी मूर्ति थी। समय के साथ वह इतनी घिस चुकी थी कि उसका आकार धुंधला हो गया था और चेहरा पहचानना मुश्किल था। मंगलू ने रामू चाचा से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि यह मूर्ति उसी खेत में मिली थी जिसे बुचुराम ने हफ्ते भर पहले एक गरीब किसान से हथिया लिया था। वह खेत श्मशान के ठीक बगल में था, जहां खुदाई के दौरान यह मूर्ति जमीन से निकली थी। श्मशान और उस खेत के बीच बस कुछ छोटी छोटी झाड़ियां थीं, जो दोनों को अलग करती थीं। मंगलू ने उस मूर्ति को फिर से उसी कोने में रख दिया जहां वह पहले थी और खेत की ओर चल पड़ा, मन में कई सवाल लिए। बुचुराम के कमरे को बाद में एक नौकर को रहने के लिए दे दिया गया, लेकिन वह नौकर उस कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक सका। उसे अचानक तेज बुखार चढ़ गया और वह इतना डर गया कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। बस उसके चेहरे पर एक गहरा भय साफ दिखाई देता था। जिस जमीन को बुचुराम ने चालाकी से छीना था, उसी मिट्टी ने उसकी सांसें छीन ली। मगर सवाल अब भी बाकी है, बुचुराम के साथ उस रात क्या हुआ था? दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी में डूब चुके हैं तो आपसे गुजारिश है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, जो लोग पहले से ही हमें फॉलो कर रहे हैं, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना ये सफर अधूरा होता। तो चलिए अब बिना रुके इस रोमांचक कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। मंगलू उस नौकर से मिलने गया जो किसी भयावह अनुभव से गुजर चुका था। वह नौकर बुखार और डर की वजह से लगभग बेहोशी की हालत में था। बीच बीच में वह बिना किसी कारण चीख पड़ता, जिससे उसका परिवार बेहद परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हो गया है, और उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मंगलू ने नौकर के परिवार को कुछ पैसे दिए ताकि उनकी तात्कालिक जरूरतें पूरी हो सकें, और फिर वह अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसे ठंडा पानी पिलाया और वह अपने कमरे में चला गया। कमरे की शांति में बैठकर वह दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। अचानक उसका ध्यान उस काले पत्थर की मूर्ति पर गया जो उसे बुचुराम के कमरे में मिली थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह उस मूर्ति को फिर से देखेगा। वह उठा और बुचुराम के कमरे की ओर बढ़ा। कमरा खोलकर उसने उस कोने की तरफ देखा जहां मूर्ति रखी थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी, वह मूर्ति वहां से गायब थी। मंगलू ने घर के हर व्यक्ति से पूछताछ की, रामू चाचा से लेकर अन्य नौकरों तक, लेकिन सबने यही कहा कि किसी ने भी उस कमरे को नहीं खोला था। मंगलू ने पूरे घर की तलाशी ली। उसने हर कोने, हर अलमारी और यहां तक कि घर के बाहर बगीचे और गोदाम तक छान मारे, लेकिन मूर्ति का कहीं कोई अता पता नहीं था। वह थककर चूर हो गया और मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। शाम को पूजा करने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ बैठक में बैठा था। दोनों चुपचाप बैठे थे और बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाया। मंगलू को यह अजीब लगा, क्योंकि कस्बे में आमतौर पर शाम को दरवाजा खुला ही रहता था। उसे याद आया कि शायद रामू चाचा ने आज दरवाजा बंद कर दिया होगा। मंगलू ने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका था जो उसके चेहरे को छूकर गुजर गया। उसे लगा कि शायद किसी बच्चे ने मजाक किया हो और वह वापस लौट आया। मंगलू का मन अभी भी शांत नहीं था। उसका दिमाग बार बार उसी मूर्ति और नौकर की हालत की ओर जा रहा था। वह बाहर बरामदे में सोफे पर लेट गया ताकि खुली हवा में उसका मन कुछ हल्का हो। लेटे लेटे उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।
ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, कार्य करते हो या सोचते हो, वैसे ही स्वप्न रात को आते हैं। मंगलू भी पूरा दिन उस पत्थर की मूर्ति के बारे में ही सोचता रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि वह किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वह जगह ऐसी थी जहां प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में आ रहा था। उसे पायल की आवाज आने पर वह उस ओर देखता है तो एक अत्यंत स्वरूपवान युवती उसकी ओर चली आ रही है। उसने इतनी सुंदर युवती अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उस कन्या का पूरा शरीर गोरा था, आंखें नशीली थीं। मंगलू बस उस ओर देखता रहता है। वह अपनी पत्नी के अलावा किसी भी औरत की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पर स्वप्न की बात अलग होती है। उस पर ना तो इंसान का नियंत्रण होता है, ना इंसान के मन का नियंत्रण होता है। वह लालच भरी निगाहों से उसको देखने लगता है। वह युवती भी कामुक नजरों से देखती हुई उसके नजदीक आ जाती है और अचानक मंगलू का गला पकड़ लेती है। मंगलू उस अचानक हुए हमले से बुरी तरह सहम गया। एक पल पहले जो सुंदर युवती उसकी ओर आ रही थी, वह देखते ही देखते एक डरावनी औरत में बदल गई। उसका शरीर थोड़ा भारी था और उससे एक तीखी, अप्रिय बदबू आ रही थी। उसके होंठों के कोनों से नुकीले, डरावने दांत बाहर झांक रहे थे, जो किसी जंगली जानवर जैसे लगते थे। वह लगभग निर्वस्त्र थी और उसका पूरा बदन गहरा काला था, मानो रात का अंधेरा उसकी त्वचा में समा गया हो। उसके बाल बेतरतीब थे, हवा में लहराते हुए, जैसे कोई भूतिया शक्ति उन्हें उड़ा रही हो। उसकी आंखें लाल थीं, इतनी लाल कि उनमें खून की तरह चमक थी। उसके हाथों के लंबे नुकीले नाखून मंगलू की गर्दन में चुभ रहे थे, जिससे उसे असहनीय दर्द होने लगा। उसकी सांसें घुटने लगीं और वह डर के मारे कांपने लगा। आखिरकार उसने अपने पूरे जोर से एक चीख मार दी। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी दौड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। मंगलू अब स्वप्न से जाग चुका था, लेकिन उसका शरीर अभी भी थरथरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसका गला जोर से दबाया हो। उसकी सांसें तेज थीं और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बजने वाले थे। उसकी पत्नी ने जल्दी से उसे एक गिलास पानी लाकर पिलाया और उसका चेहरा देखकर समझ गई कि कुछ गंभीर हुआ है। रामू चाचा भी चीख की आवाज सुनकर बरामदे में आ गए। उनके चेहरे पर चिंता थी और वे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। मंगलू ने कांपती आवाज में अपने स्वप्न के बारे में बताया। वह अभी भी पूरी तरह डरा हुआ था और उसकी आवाज में वही भय झलक रहा था जो उसने सपने में महसूस किया था। बात करते करते मंगलू ने अनायास अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, जहां उसे हल्की जलन सी महसूस हो रही थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां की चमड़ी थोड़ी सी उखड़ गई थी और खून की हल्की बूंदें रिस रही थीं। यह देखकर उसका मन और ज्यादा अशांत हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सपना जो सिर्फ उसके दिमाग की उपज था, वह हकीकत में इस तरह की चोट कैसे छोड़ सकता है। उसकी पत्नी और रामू चाचा भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। मंगलू का दिमाग उस काले पत्थर की मूर्ति, नौकर की हालत और अब इस रहस्यमयी चोट के इर्द गिर्द घूम रहा था। मंगलू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सपने में लगी हुई चोट असल जीवन में भी कैसे असर दिखा सकती है। मंगलू को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, जो सुबह सुबह होने वाली हल्की हल्की आवाजों से टूट गई। उसका शरीर भारी था और वह आंखें अधखुली रखे लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे से बाहर आया। बरामदे में पहुंचते ही उसकी पत्नी ने उसे गंभीर चेहरा लिए बताया कि रामू चाचा, जो उनके घर के सबसे पुराने और एकमात्र नौकर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मंगलू का दिल बैठ गया। उसे गहरा दुख हुआ और वह तुरंत रामू चाचा के कमरे की ओर दौड़ा। इस खबर ने उसकी सारी नींद उड़ा दी थी और उसका दिमाग पूरी तरह जाग गया था। मंगलू ने देखा कि रामू चाचा के कमरे के बाहर कस्बे के कुछ पड़ोसी और अन्य लोग जमा हो गए थे। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था और तरह तरह की बातें हवा में तैर रही थीं। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ और। मंगलू ने सबसे शांत रहने को कहा और वह धीरे धीरे रामू चाचा के पास गया। रामू चाचा अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे थे। उनकी आंखें छत की ओर टिकी थीं, लेकिन उनमें अब जिंदगी की कोई चमक नहीं थी। उनका चेहरा शांत लेकिन पीड़ादायक लग रहा था, जैसे उन्होंने आखिरी पल में कुछ भयानक देखा हो। मंगलू ने गौर से देखा तो पाया कि रामू चाचा के मुंह के कोने से खून की एक पतली धार निकली थी, जो अब सूख कर काली पड़ चुकी थी। उसके मन में सवाल उठा, क्या किसी ने उनकी जान ले ली? लेकिन यह कैसे संभव था जब घर में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और रामू चाचा ही थे?
रामू चाचा के चेहरे पर मृत्यु के बाद भी दर्द और भय के गहरे निशान साफ दिख रहे थे, मानो उनकी आत्मा अभी भी उस आखिरी पल को जी रही हो। उसी समय कस्बे का एक वैद्य वहां मौजूद था, जो लोगों की बातें सुन रहा था। उसने रामू चाचा का शरीर देखा और गंभीर स्वर में बताया कि उनकी मृत्यु सांस रुकने और शरीर के भीतर गहरी चोटों की वजह से हुई थी। उसने कहा कि रामू चाचा की पसलियां टूट चुकी थीं और टूटी हड्डियों ने उनके दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाया, जिससे अंदरूनी रक्तस्राव हुआ। यह सुनकर मंगलू और वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कस्बे में अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि कस्बे पर भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। एक व्यक्ति ने तो दावा किया कि उसने रात के अंधेरे में एक चुड़ैल को देखा था, जो काले कपड़ों में थी और हवा में तैर रही थी। लोग डर के मारे फुसफुसा रहे थे और हर कोई अपने अपने तर्क दे रहा था। मंगलू का दिमाग बार बार उस काले पत्थर की मूर्ति की ओर जा रहा था। हालांकि वह मूर्ति अब गायब थी, फिर भी उसे लग रहा था कि सारी परेशानियों की जड़ वही थी। उसका मन कह रहा था कि उस मूर्ति में कोई अजीब शक्ति थी, जो अब उनके जीवन को उथल पुथल कर रही थी। वह उस मूर्ति को याद करके सिहर उठता था और एक अनजाना डर उसके दिल में घर कर गया था। मंगलू अब घर पर कम ही समय बिताता था। बुचुराम के जाने के बाद खेती और जमीन जायदाद की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसे दिन रात खेतों में काम करना पड़ता था ताकि परिवार का गुजारा चल सके। उसकी पत्नी भी घर के कामों में डूबी रहती थी, लेकिन अकेले वह सारा बोझ नहीं संभाल पा रही थी। इसलिए मंगलू ने फैसला किया कि वह कस्बे से किसी को नौकरी पर रख लेगा, जो घर के कामों में मदद कर सके। उसने अच्छी तनख्वाह देने का वादा भी किया, लेकिन अजीब बात थी कि कोई भी उसके घर काम करने को तैयार नहीं था। कस्बे में यह बात फैल चुकी थी कि मंगलू के घर पर किसी अशुभ शक्ति का साया है और लोग डर की वजह से वहां आने से कतराने लगे थे। बड़ी मुश्किल से एक पति पत्नी मंगलू के घर रहने और काम करने के लिए राजी हुए। वे थे हरिया और कमला। हरिया मंगलू की ही उम्र का था और पहले से ही मंगलू की जमीन पर खेती का काम करता था। अब नौकरी लेने के बाद भी उसे खेतों में वही मेहनत करनी थी, बस अब वह घर का हिस्सा बन गया था। दूसरी ओर कमला हरिया से 10 साल बड़ी थी और उसने घर के सारे कामकाज संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी। उसका चेहरा मेहनत और अनुभव से भरा था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ झलकती थी। कमला का पहला पति कई साल पहले एक लाइलाज बीमारी की चपेट में आकर चल बसा था। उस वक्त कमला अकेली पड़ गई थी और समाज की कड़वी सच्चाइयों से उसका सामना हुआ था। तब हरिया, जो कमला का चचेरा देवर था, उसके जीवन में आया। कमला ने औरतों को इस दुनिया में अकेले झेलनी पड़ने वाली मुश्किलों को बहुत करीब से देखा और समझा था। यही वजह थी कि जब उसकी सास ने थोड़ा सा जोर दिया तो वह हरिया के साथ शादी के लिए तुरंत तैयार हो गई। उसे पता था कि अकेले जीना कितना कठिन हो सकता है और उसने अपने लिए एक सहारा चुन लिया। जैसे ही हरिया सुबह खेतों के लिए निकला, कमला ने घर के कामों को पूरी तन्मयता से संभाल लिया। उसने झाड़ू उठाई और हर कोने को चमकाने में जुट गई। वह तेजी से काम कर रही थी, जैसे उसे घर को नया जीवन देना हो। जब वह बुचुराम के पुराने कमरे में पहुंची तो उसकी नजर उस काले पत्थर की मूर्ति पर पड़ी, जो अब फिर से कोने में रखी थी। मूर्ति को देखते ही कमला रुक गई। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर मंगलू के पास जाकर पूछा, यह मूर्ति यहां कैसे आई? इसका इस घर में क्या काम? मंगलू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, यह मूर्ति मेरे पिता बुचुराम लाए थे। उन्होंने एक गरीब कस्बे वाले की जमीन हथिया ली थी और उसी खेत की खुदाई में यह मूर्ति निकली थी। उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था, क्योंकि वह उस मूर्ति से जुड़ी अजीब घटनाओं को नहीं भूल पाया था। कमला ने मूर्ति की ओर फिर से देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यह डाकिनी की मूर्ति है। इसे जहां से लाया गया है वहीं वापस भेज दो। कमला की बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह इस तरह की चीजों को पहले भी देख चुकी हो। उसने मंगलू को समझाया कि ऐसी मूर्तियां अपने साथ अशुभ शक्तियां लाती हैं और अगर इसे घर में रखा गया तो और मुसीबतें आएंगी। मंगलू का मन पहले ही उस मूर्ति को लेकर संशय में था और अब कमला की बातें सुनकर उसका डर और बढ़ गया। वह मूर्ति जहां से आई है उधर ही भेज दो। मंगलू ने कमला से पूछा, यह डाकिनी कौन है? यह कहां रहती है? और उस खेत में यह मूर्ति कहां से आई? उसकी आवाज में उत्सुकता के साथ साथ एक हल्का सा डर भी था, क्योंकि वह उस मूर्ति से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं को भूल नहीं पा रहा था।
कमला ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में जवाब दिया, इन सारे सवालों का जवाब तो वही डाकिनी दे सकती है जो श्मशान में वास करती है। मैं बस इतना कह सकती हूं कि इस मूर्ति ने इस घर में जो कुछ भी करना था वह पूरा कर चुकी है। अब वह वापस अपनी जगह लौटना चाहती है। कमला की बातें सुनकर मंगलू का मन और उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमला को डाकिनी के बारे में इतना कैसे पता है और वह इतने यकीन से ये बातें क्यों कह रही है। उसके मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या कमला कुछ छिपा रही है? क्या उसे इस मूर्ति का कोई पुराना राज पता है? लेकिन उसने ज्यादा सवाल न पूछने में ही भलाई समझी और चुप रहा। कमला हरिया से उम्र में बड़ी थी, लेकिन हरिया किसी मामले में कम नहीं था। खेतों में दिन रात मेहनत करने की वजह से उसका शरीर मजबूत और पुष्ट हो गया था। उसकी भुजाएं तनी हुई थीं और चाल में एक आत्मविश्वास झलकता था। कमला भी कम न थी। उसने भी खेतों में लंबे समय तक काम किया था, जिससे उसका शरीर सुडौल और ताकतवर हो गया था। उसकी चाल में एक अजीब सी ठसक थी जो देखने वालों को आकर्षित करती थी। कस्बे के युवाओं से लेकर उम्र दराज लोग तक सभी कमला की तारीफ करते थे। उसकी सादगी और मेहनत ने सबके मन में उसके लिए एक खास जगह बना ली थी। कमला ने घर के कामों में मंगलू की पत्नी का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक घर को संभालती और उसकी मौजूदगी से घर में एक नई रौनक आ गई थी। दूसरी ओर मंगलू ने ठान लिया था कि वह रात के समय उस मूर्ति को श्मशान में छोड़ आएगा ताकि घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएं। यह सोचकर वह सो गया, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। मंगलू की पत्नी का असली नाम मानकी था, लेकिन कस्बे में उसे कोई नाम से नहीं बुलाता था। लोग उसे बस मंगलू की पत्नी कहकर पुकारते थे और इसीलिए उसका नाम अब तक सामने नहीं आया था। उस दिन दोपहर को अचानक मानकी को तेज बुखार चढ़ गया। उसके हाथ पैर जकड़ गए और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुंह से सिर्फ गूं गूं की अस्पष्ट आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। उसकी आंखों में भय था और वह बार बार अपने आसपास देख रही थी, मानो कोई उसे घूर रहा हो। मंगलू की नींद टूट चुकी थी। वह अपनी पत्नी की यह हालत देखकर घबरा गया। उसने तुरंत कमला को आवाज दी और वैद्य को बुलाने को कहा, लेकिन कमला ने शांत स्वर में जवाब दिया, वैद्य से कुछ नहीं होगा, तुम बस एक लोटा पानी लाकर मुझे दो। मंगलू को उसकी बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने जल्दी से एक लोटा पानी लाकर कमला को दे दिया। कमला ने पानी को अपने हाथ में लिया और धीमी आवाज में कुछ शब्द बुदबुदाए जो मंगलू समझ नहीं पाया। फिर उसने उस पानी की कुछ बूंदें मानकी के ऊपर छिड़क दी। अचानक जैसे कोई जादू हो, कमली की जकड़ी हुई देह ढीली पड़ गई। वह सामान्य होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर बाकी था। वह फफक फफक कर रोने लगी और मंगलू से लिपट गई, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से डरकर चिपक जाता है। मंगलू ने कमला की ओर सवाल भरी नजरों से देखा, मानो पूछ रहा हो कि यह सब क्या था। कमला ने बस एक शब्द कहा, प्रेत। इसके बाद वह चुपचाप वहां से चली गई और अपने काम में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंगलू ने मानकी को सुलाया, उसे थपकी देकर शांत किया और फिर कमला के पास गया। उसका मन आशंका और भय से भरा था। उसने कमला से पूछा, प्रेत यहां कैसे आ सकता है? मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूं, मेरे घर में भगवान की कृपा है, फिर यह सब कैसे हो रहा है? उसने कमला से पूछा कि प्रेत यहां कैसे आ सकता है, वह तो रोज पूजा पाठ करता है। कमला ने मंगलू को समझाया, इस घर में पाप कर्मों की वजह से दैवीय शक्ति का प्रभाव कम हो गया है। अब इस घर के आसपास प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भटकने लगी हैं। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी, जैसे वह किसी पुराने सच को उजागर कर रही हो। मंगलू को कमला की बातें पूरी तरह समझ नहीं आईं। उसका मन उलझन में था और एक पल को उसे शक हुआ कि कहीं कमला की मौजूदगी ही इन सारी मुसीबतों की वजह तो नहीं। उसने कमला से सीधे पूछ लिया, तुम्हें प्रेतों के बारे में इतना कैसे पता है और तुमने उस प्रेत को कैसे भगा दिया? कमला ने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे कोई राज छिपा रही हो। उसकी मुस्कान में रहस्य था जो मंगलू को और बेचैन कर गया। मंगलू फिर भी वहीं खड़ा रहा, मानो वह कमला से जवाब मांग रहा हो और बिना जवाब लिए हटेगा नहीं। कमला ने उसकी जिद देखी और धीरे से बोली, पहले तुम उस मूर्ति को श्मशान में छोड़ आओ, वहां तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उसकी बातों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह मंगलू को किसी बड़े सच की ओर धकेल रही हो। रात हो चुकी थी। मंगलू ने फैसला किया कि वह मूर्ति को श्मशान ले जाएगा। उसने 3-4 लोगों को साथ चलने के लिए बुलाया, जिनमें हरिया भी शामिल था।
हरिया का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह भी इस काम को लेकर थोड़ा असहज था, लेकिन मंगलू का साथ देने के लिए तैयार था। उन्होंने उस काले पत्थर की मूर्ति को एक ठेले पर रखा और जैसे ही घर की चौखट पार करने वाले थे, कमला ने अचानक उन्हें रोक दिया। कमला ने गंभीर स्वर में कहा, मंगलू, तुम्हें अकेले ही श्मशान जाना होगा, और वह भी मध्य रात्रि के समय। अगर तुम्हें डाकिनी से मिलना है तो कुछ भोग भी साथ ले जाना, वरना वह क्रोधित हो जाएगी। इतना कहकर कमला बिना कुछ और बोले अपने कमरे में चली गई। उसकी बातों ने मंगलू के मन में एक ठंडक सी दौड़ा दी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कमला इतने यकीन से यह सब क्यों कह रही है। मंगलू ने बाकी लोगों को उनके घर वापस भेज दिया और मध्य रात्रि का इंतजार करने लगा। उसका मन बेचैन था और डर व आशंका की लहरें उसके दिल में उठ रही थीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। मानकी, उसकी पत्नी, भी अपने पति की चिंता में डूबी थी। वह मंगलू के साथ श्मशान जाना चाहती थी, लेकिन मंगलू उसे किसी जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उसने बार बार समझाया कि वह अकेले ही यह काम कर लेगा, लेकिन मानकी का हट कुछ और ही था। स्त्री के हट के आगे पुरुष अक्सर हार मान लेता है। लाख मना करने के बावजूद जब मानकी नहीं मानी, तो मंगलू ने आखिरकार उसे साथ ले जाने का फैसला किया। सच तो यह था कि दोपहर की उस डरावनी घटना ने मानकी को बुरी तरह डरा दिया था। उसका मन कह रहा था कि घर में अकेले रहना अब सुरक्षित नहीं है। वह मंगलू के साथ रहकर ही खुद को थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रही थी। मध्य रात्रि के समय मंगलू और मानकी श्मशान के रास्ते चल दिए। मंगलू और मानकी कस्बे से गुजर रहे थे। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा था और कस्बे के सारे लोग गहरी नींद में डूबे थे। कस्बे वाले दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, जिसकी थकान उन्हें जल्दी सुला देती थी, और सुबह सूरज उगने से पहले ही उनकी आंखें खुल जाती थीं। रास्ते में कभी कभार कोई कुत्ता उनकी ओर देखकर भौंकता, लेकिन जैसे ही वह उन्हें पहचान लेता कि ये कस्बे के ही लोग हैं, वह फिर से अपनी जगह पर लेटकर सो जाता। कुत्तों की भौंकने की आवाज रात के सन्नाटे को और गहरा कर देती थी। मंगलू अपने हाथ में एक थैली लिए चल रहा था, जिसमें कुछ भोग की सामग्री थी। उसका मन जल्दी से श्मशान पहुंचने की हड़बड़ी में था। वह तेज तेज कदम बढ़ा रहा था, जैसे कोई अनजाना डर उसे पीछे से खींच रहा हो। मानकी रात के अंधेरे से डर रही थी और इसीलिए वह मंगलू के साथ कदम मिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और वह इतनी जल्दी में थी कि लगभग भाग रही थी। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन वह मंगलू से एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। मानकी के हाथ में एक दूसरी थैली थी, जिसमें वह काले पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति का वजन उसे भारी लग रहा था और वह बार बार थैली को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदल रही थी, ताकि उसके हाथों को थोड़ा आराम मिल सके। वह कोशिश कर रही थी कि मंगलू के साथ साथ चल सके, लेकिन कभी कभी वह थोड़ा पीछे रह जाती। हर बार पीछे रहने पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और उसे लगता कि अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा है। रास्ता अब कस्बे की सीमा से बाहर निकल चुका था। खुली जगह में पहुंचते ही ठंडी हवाओं का झोंका उनके चेहरों को छूने लगा। रास्ते के दोनों ओर खेत थे, जहां फसलें हवा में हल्के हल्के लहरा रही थीं। रात के सन्नाटे में फसलों की सरसराहट एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी, जो मानकी के डर को और बढ़ा रही थी। चांद की हल्की रोशनी में खेत चमक रहे थे, लेकिन यह रोशनी डर को कम करने के बजाय उसे और रहस्यमयी बना रही थी। मानकी के हाथ अब दुखने लगे थे। थैली का वजन उसे असहनीय लग रहा था और वह बार बार उसे एक हाथ से दूसरे में बदल रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह चाह रही थी कि यह रास्ता जल्दी खत्म हो। तभी मंगलू ने कहा, अब श्मशान ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा और चलना है। यह सुनकर मानकी को थोड़ी राहत मिली कि उसे ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ ही श्मशान का नाम सुनते ही उसके बदन में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसका मन कह रहा था कि वह वापस लौट जाए, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। श्मशान की सीमा में प्रवेश करते ही दोनों को एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। वहां की हवा में एक गहरी शांति थी, लेकिन यह शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डरावनी थी। हवा के साथ साथ अधजली राख की हल्की बदबू आ रही थी, जो श्मशान में हुए अंतिम संस्कारों की याद दिला रही थी। यह बदबू नाक में चुभ रही थी और मानकी ने अनायास अपनी साड़ी का पल्लू नाक पर रख लिया। चारों ओर सन्नाटा था और सिर्फ हवा की सरसराहट और उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मंगलू ने श्मशान के कोने में थोड़ी साफ जगह देखी और वहां रुकने का फैसला किया। उसने थैली नीचे रखी
और मानकी को भी बैठने के लिए कहा। वह जगह कोने में थी जहां दो तरफ कांटेदार झाड़ियां थीं, जो एक प्राकृतिक दीवार की तरह थीं। इन झाड़ियों की वजह से मंगलू को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा था, जैसे कोई बाहरी खतरा उन तक आसानी से न पहुंच सके। मानकी ने थैली नीचे रखी और मंगलू के बगल में बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें बार बार अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं। मंगलू उस काले पत्थर की मूर्ति को श्मशान में स्थापित करके जितना जल्दी हो सके वहां से भागना चाहता था। उसके मन में दो चिंताएं थीं। एक तो मानकी की सुरक्षा, जो इस डरावनी जगह पर उसके साथ थी, और दूसरा उसका खुद का डर, जो हर पल उसे जकड़े हुए था। उसको एक तो अपनी बीवी की चिंता थी और दूसरा अगर उसको खुद को भी डर लग रहा था। मंगलू ने काले पत्थर की मूर्ति को सावधानी से जमीन पर खड़ा किया। उसने सूखे अबीर और गुलाल को मूर्ति के ऊपर छिड़का, फिर एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाकर उसके सामने रख दिया। पास में एक कागज के टुकड़े पर उसने मिठाइयां सजाईं और डाकिनी के लिए भोग के रूप में अर्पित की। रात की हवाएं तेज थीं और एक जोरदार झोंके ने दीपक की लौ को बुझा दिया। अंधेरे में मूर्ति का आकार और डरावना लगने लगा, मानो वह जीवित होकर उन्हें देख रही हो। मंगलू ने जल्दी से दीपक फिर से जलाया और मानकी की ओर मुड़कर कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। उसकी आवाज में बेचैनी थी। दोनों तेजी से श्मशान से बाहर निकलने के लिए बढ़े। उनके कदम इतने तेज थे कि लग रहा था वे भाग रहे हों। उनके पैरों के नीचे अधजली लकड़ियों और हड्डियों के टुकड़ों का कोयला चटक रहा था, जिसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर छटकने की आवाज के साथ मानकी की धड़कन और तेज हो रही थी। वह बस दौड़कर इस भयावह जगह से बाहर निकल जाना चाहती थी और उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर अंधेरे को टटोल रही थीं। दोनों पति पत्नी श्मशान की सीमा से बाहर निकलने ही वाले थे। वे शायद 50 मीटर की दूरी पर थे, तभी अचानक उन्हें एक औरत दिखाई दी जो श्मशान के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ने दोनों को एकदम रोक दिया। उनके पैर मानो जमीन में गड़ गए हों। न वे आगे बढ़ पा रहे थे, न उनकी जुबान से कोई शब्द निकल रहा था। वह औरत उनके सामने मूर्तिवत खड़ी थी और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो रहस्यमयी और भयावह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उनका रास्ता रोक रही हो। वह औरत करीब 25 साल की लग रही थी। मंगलू और मानकी ने उसे पहले कभी कस्बे में या श्मशान के आसपास नहीं देखा था। उसका रूप इतना आकर्षक था कि दोनों एक पल के लिए उसे देखते रह गए। उसके वस्त्र और आभूषण बेहद कीमती लग रहे थे। चमकदार रेशमी साड़ी और सोने चांदी के गहने जो चांद की रोशनी में चमक रहे थे। वह किसी बड़े घराने की औरत लग रही थी, लेकिन श्मशान जैसी जगह पर उसकी मौजूदगी समझ से परे थी। मंगलू ने हिम्मत जुटाकर अपनी कांपती आवाज में पूछा, जी, आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? और इतनी रात में श्मशान में क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? उसके सवाल एक के बाद एक निकले, जैसे वह अपने डर को शब्दों में ढाल रहा हो। उस औरत को यह सुनकर हंसी आ गई। पहले उसने हल्के से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि एक पल के लिए मंगलू का डर कहीं खो गया। लेकिन अगले ही पल उसने जोरदार अट्टहास किया। उसकी हंसी की आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि श्मशान का सन्नाटा चीरती हुई गूंज उठी। मानकी को लगा जैसे उसके दिल में हल्का सा दर्द उठा हो और वह अनायास मंगलू का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उस औरत की हंसी रुक गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मानकी और मंगलू को अंदर तक भेद रही थी। वह धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, मैं तो यहीं श्मशान में रहती हूँ। मुझे कैसा डर? मैं खुद डर का दूसरा नाम हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम अभी अभी भोग लगाकर आए हो। मैं हूँ डाकिनी। वह फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी एक साथ चीख उठे, मानो वे भी डर गए हों। फिर वे खामोश हो गए और सन्नाटा और गहरा हो गया। मानकी का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। डाकिनी इतनी सुंदर थी, फिर भी मानकी और मंगलू के मन में डर हावी हो रहा था। दोनों इतने भयभीत थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उनकी सांसें थम सी गई थीं और उनके शरीर में जैसे कोई शक्ति बाकी नहीं थी। डाकिनी ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुमने मेरी मूर्ति तो स्थापित कर दी, पर भोग तो चढ़ाया नहीं। मंगलू यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि वह अभी अभी मिठाइयों का भोग लगाकर आया था। उसने सोचा था कि उसने सब कुछ ठीक किया, फिर डाकिनी ऐसा क्यों कह रही है? उसकी उलझन चेहरे पर साफ दिख रही थी।
डाकिनी फिर से हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी क्रूरता थी। वह बोली, अरे मूर्ख, इतना भी नहीं जानता कि डाकिनी और श्मशानी शक्तियां क्या भोग लेती हैं? मंगलू प्रश्न भरी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे जवाब की उम्मीद कर रहा हो। उसका मन कह रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। डाकिनी ने उसकी चुप्पी देखकर कहा, अरे मूर्ख, मेरे पास समय नहीं है। मैं समय समय पर अपना कार्य करती रहती हूं। मुझे लगता है मेरा भोग मुझे खुद ही लेना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकदम स्थिर हो गई। अचानक उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका रंग गहरा काला हो गया, जैसे रात का अंधेरा उसके शरीर में समा गया हो। उसके बाल बिखर गए, हवा में लहराने लगे। वह पूरी तरह निर्वस्त्र थी। उसके स्तन बड़े और उन्नत थे, कमर पतली और नितंब भारी। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। हाथ में एक तेज चमकता खड्ग था, जिसकी चमक श्मशान की राख पर पड़ रही थी। वह जोर जोर से हाँफ रही थी, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार के सामने खड़ा हो। मानकी और मंगलू यह भयानक स्वरूप देखकर थर थर कांपने लगे। उनका शरीर डर से अकड़ गया था। मंगलू के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब डाकिनी का खड्ग उठेगा और उसका या मानकी का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं और वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। अचानक हवाएं तेज हो गईं। श्मशान में धुंधली सी आकृतियां दिखने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्तियां इकट्ठा हो रही हों। मंगलू के पैरों को किसी ने जकड़ लिया। वह पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। मानकी की हालत और खराब थी। उसकी सांसें अटकने लगीं, उसके हाथ सूखने लगे, गाल बैठ गए और आंखें गड्ढों में बदल गईं। उसका शरीर तेजी से सूखने लगा, जैसे कोई उसका जीवन चूस रहा हो। डाकिनी ने उसका रक्त और मांस चूस लिया। मानकी का शरीर इतना कमजोर हो गया कि उसके वस्त्र भी ढीले पड़कर जमीन पर गिर गए। मंगलू बस आंखें फाड़े ये सब देखता रहा। वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो गया था। अचानक डाकिनी गायब हो गई। उसने अपना भोग ले लिया था। श्मशान में एक गहरी शांति छा गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मंगलू का दिमाग सुन्न था और वह उसी जगह मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह होने पर श्मशान में कस्बे वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने मानकी की लाश पर एक सफेद कपड़ा डाल दिया था। उसका चेहरा सूखा और बेजान था, जैसे उसकी सारी जिंदगी रात में ही खत्म हो गई हो। मंगलू जब होश में आया तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसकी आंखें खाली थीं और वह बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। कस्बे वालों ने बड़ी मुश्किल से मानकी का अंतिम संस्कार करवाया। कई दिन बाद मंगलू अपने कमरे से बाहर निकला। तब तक हरिया और कमला ने घर और खेतों का सारा काम संभाल लिया था। कमला सब कुछ जान चुकी थी। उसने इस मुश्किल वक्त में मंगलू की बहुत सेवा की। वह दिन रात उसके लिए खाना बनाती, उसका ध्यान रखती। लेकिन मंगलू की हालत ऐसी थी कि उसे कभी कभी कमला में डाकिनी का आभास होने लगता। वह डर से चीख पड़ता, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था जो उसके दिमाग में घर कर गया था। मंगलू की खराब हालत की वजह से हरिया पर जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। वह अब घर पर भी कम आता था, क्योंकि खेतों का काम और मंगलू की देखभाल उसे पूरी तरह व्यस्त रखते थे। मंगलू अब कमला की ओर आकर्षित होने लगा था। उसके मन से मानकी की याद धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। जब कमला उसे प्यार से खाना खिलाती, उसके पैर दबाती या उसकी पीठ पर मालिश करती, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसका मन कह रहा था कि कमला में कुछ खास है जो उसे इस दुख से उबार सकती है। आज अमावस्या की रात थी। मंगलू को एक भयानक सपना आया और वह अचानक नींद से जाग उठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। उसने खिड़की से बाहर झांका। अमावस्या की गहरी कालिमा ने पूरे कस्बे को अपने आगोश में ले लिया था। चांद का नामो निशान नहीं था और बाहर का सन्नाटा ऐसा था जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अपने मन को शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। एक हल्की सी चरमराहट की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वह सोचने लगा कि इतनी गहरी रात में घर में कौन आ सकता है या कौन बाहर जा सकता है। उसका मन बेचैन हो उठा और एक अजीब सी आशंका ने उसे जकड़ लिया। वह अपने कमरे से बाहर निकला, धीमे कदमों से बरामदे की ओर बढ़ा। मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी कुंडी अभी भी हल्के हल्के झूल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे बंद किया हो। मंगलू का दिल जोर से धड़का। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर देखा। अंधेरे में उसे कोई जल्दी जल्दी जाता हुआ दिखाई दिया।
उसकी आकृति धुंधली थी और वह तेजी से कस्बे के रास्ते पर गायब हो रहा था। मंगलू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका पहला ख्याल था कि शायद कोई चोर हो, और अगर चोर है तो उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था, लेकिन डर के साथ साथ एक जिद भी थी कि वह उस व्यक्ति को पकड़े बिना नहीं रहेगा। ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वह व्यक्ति अब नजरों से ओझल हो चुका था। मंगलू ने जल्दी से जूते पहने और उसके पीछे दौड़ पड़ा, यह तय करते हुए कि वह सावधानी बरतेगा। थोड़ी दूरी पर उसे वह व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। उसने एक काला कंबल ओढ़ रखा था जो रात के अंधेरे में उसे और रहस्यमयी बना रहा था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वह हवा में तैरता सा लग रहा था। मंगलू ने भी अपनी गति बढ़ाई, लेकिन सावधानी से, ताकि उसे पता न चले कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ता रहा, अपने कदमों की आवाज को दबाने की कोशिश करता हुआ। मंगलू के पैर अचानक रुक गए जब वह व्यक्ति श्मशान के रास्ते पर मुड़ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस भयावह रात की यादें उसके दिमाग में ताजा हो उठी जब डाकिनी ने मानकी की जान ले ली थी। उसका मन कह रहा था कि वह वापस लौट जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह अब पीछे हटा तो शायद यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति के पीछे श्मशान की ओर चल पड़ा, अपने डर को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए। वह श्मशान पहुंच चुका था। वहां एक चिता बुझने के कगार पर थी। हवा के झोंके जब कोयलों पर से राख हटाते तो लाल अंगारे दहक उठते जो अंधेरे में भयानक लग रहे थे। श्मशान में एक अजीब सी शांति थी, इतनी गहरी कि पेड़ों की पत्तियां तक सांस लेना भूल गई हों। हवा में राख और अधजली हड्डियों की हल्की बदबू तैर रही थी जो मंगलू के गले में चुभ रही थी। श्मशान के एक कोने में उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, अपने कदमों को हल्का रखते हुए। उसने देखा कि जहां उसने मूर्ति स्थापित की थी उसके सामने एक छोटी सी आग जलाई गई थी। आग में मुश्किल से 2-3 कोयले थे। कोई उनमें कुछ सामग्री डाल रहा था जिससे आग एक पल के लिए भड़क उठती और फिर शांत हो जाती। उस दृश्य में कुछ ऐसा था जो मंगलू को अंदर तक हिला गया। मंगलू को एकदम सामने जाना ठीक नहीं लगा। उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वह एक पेड़ के पीछे छिप गया और चुपके से उस व्यक्ति को देखने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह अपनी सांसों को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि कोई उसे न सुन ले। अग्नि की ज्वाला की हल्की रोशनी में उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा। वह कमला थी। मंगलू का शक सही निकला। उसे पहले से ही कमला पर कुछ संदेह था और अब वह अपने सामने कुछ ऐसा देख रहा था जो उसके डर को हकीकत में बदल रहा था। कमला धीमी आवाज में कुछ मंत्र बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मंगलू को शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी लय में एक अजीब सी शक्ति थी जो श्मशान की शांति को और गहरा रही थी। कुछ देर बाद कमला खड़ी हुई। उसने अपने वस्त्र उतारकर एक ओर रख दिए। मंगलू की नजरें अनायास उसके निर्वस्त्र शरीर पर चली गईं। चांद की हल्की रोशनी और आग की लपटों में उसका शरीर असामान्य रूप से सुंदर और आकर्षक लग रहा था। मंगलू एक पल के लिए अपनी जगह भूल गया, लेकिन तभी कमला ने जोर से चीख कर किसी को पुकारा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि श्मशान का सन्नाटा चीर गया। अचानक मंगलू के पास से हवा का एक तेज झोंका गुजरा जो इतना ठंडा था कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमला के ऊपर एक धुंधली सी आकृति चक्कर काटने लगी। ऐसी और भी आकृतियां उसके इर्द गिर्द मंडराने लगीं जो हवा में तैरती हुई प्रेतों जैसी लग रही थीं। मंगलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। कमला ने एक पात्र में रखे मांस के टुकड़े हवा में उछाले और वे टुकड़े हवा में ही गायब हो गए, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। इसके बाद वे धुंधली आकृतियां भी गायब हो गईं और श्मशान में फिर से सन्नाटा छा गया। कमला ने एक पात्र उठाया जिसमें कोई लाल रंग का द्रव्य था जो गाढ़ा और चिपचिपा लग रहा था। उसने उस द्रव्य को काले पत्थर की डाकिनी की मूर्ति पर डाला और बाकी द्रव्य अपने शरीर पर मल लिया। उसका शरीर उस लाल द्रव्य से चमकने लगा जैसे वह कोई अलौकिक शक्ति ग्रहण कर रही हो। फिर वह आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और कांपने की वजह से उसके उन्नत स्तन लगातार हिल रहे थे। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसमें एक अजीब सी क्रूरता झलक रही थी। अचानक कमला ने एक जोरदार चीख मारी और आवाज लगाई, पेड़ के पीछे क्यों छुपकर खड़ा है? इधर आ! मंगलू का दिल डर से बैठ गया। वह पेड़ के पीछे ही सिकुड़ गया।
अपने पैरों को हिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कमला ने फिर से आवाज लगाई। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा और धमकी थी। इधर आ, वरना यमलोक भेज दूंगी। मंगलू के पास अब कोई चारा नहीं था। वह डरते डरते पेड़ के पीछे से बाहर निकला और कमला से कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसकी टांगें कांप रही थीं और उसका गला सूख गया था। कमला की आंखें अब लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें आग जल रही हो। उसने पात्र में रखा कच्चा मांस उठाया और उसे खाने लगी। उसके होंठों पर खून की बूंदें चमक रही थीं। फिर उसने एक पूरी बोतल मदिरा उठाई और उसे एक ही सांस में गटक लिया। उसकी हरकतें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। कमला ने गुर्राते हुए कहा, क्यों मरना चाहता है तू? मेरी आवाज पहचानता है ना? या तुझे भी अपनी बीवी के पीछे जाना है? भाग जा यहां से, वरना एक ही पल में तेरा रक्त पी जाऊंगी। मंगलू इतना सुनते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। उसका दिमाग सुन्न था, लेकिन वह एक बात समझ चुका था। कमला के शरीर में कोई और नहीं, खुद डाकिनी थी। वह उसकी आवाज को पहचान गया था। वही भयानक आवाज जो उसने उस रात सुनी थी जब डाकिनी ने मानकी की जान ली थी। वह डाकिनी की आवाज पहचान चुका था। मंगलू घर पहुंचा तो वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था जैसे वह अब रुक जाएंगी। भागते वक्त झाड़ियों ने उसके शरीर को कई जगह खरोंच दिया था और खून की हल्की हल्की बूंदें उसकी त्वचा पर चमक रही थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर थकान और डर से कांप रहा था। वह जल्दी से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। जैसे ही वह आंखें बंद करता, कमला का वह भयानक रूप उसकी आंखों के सामने तैरने लगता। उसकी लाल आंखें, खून से सना मुंह और डाकिनी की वह आवाज। उसका दिमाग बार बार श्मशान की उस रात को दोहरा रहा था और उसका शरीर डर से सिहर उठता था। काफी रात बीत चुकी थी। तभी फिर से दरवाजे के खुलने की हल्की सी आवाज आई। मंगलू का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि कमला श्मशान से वापस आ चुकी थी। उसने सावधानी से खिड़की से झांका और देखा कि कमला चुपके से अपने कमरे की ओर जा रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। अगली सुबह कमला देर से उठी। मंगलू का मन अब जवाब मांग रहा था। वह यह जानना चाहता था कि कमला यह सब क्यों कर रही है और उसके घर में इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं। उसका धैर्य जवाब दे चुका था। वह सीधे कमला के कमरे में गया, जहां वह ध्यान में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी जो मंगलू को और उलझन में डाल रही थी। मंगलू ने गुस्से और बेचैनी के साथ कहा, मुझे सब पता चल गया है। तुम काली शक्तियों की साधना करती हो। मेरे पिता और रामू चाचा की हत्या भी तुम्हारी वजह से हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तुमने यह सब क्यों किया? जवाब दो। उसकी आवाज में नाराजगी के साथ साथ डर भी था। कमला ने शांत स्वर में मंगलू को बैठने के लिए कहा। वह बोली, सारे सवालों के जवाब डाकिनी खुद दे देती अगर तुम उस पर प्रसन्न कर पाते, लेकिन तुमने डाकिनी को नाराज करके अपनी पत्नी को खो दिया। अब मुझे लगता है कि सारे जवाब देने का समय आ गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कोई बड़ा रहस्य खोलने वाली हो। मंगलू कमला के सामने जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर नाराजगी, आशंका और भय का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। वह जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन में था। कमला ने धीरे से मंगलू के माथे पर अपना अंगूठा रखा और हल्का सा दबाया। मंगलू को अपने सिर में तेज दर्द हुआ और उसे लगा जैसे वह बेहोश होने वाला है। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन उसके दिमाग में अचानक तरह तरह के दृश्य उभरने लगे। उन दृश्यों में उसके पिता बुचुराम की करतूतें साफ दिख रही थीं। बुचुराम ने कस्बे की कई औरतों और युवतियों को पैसों का लालच देकर या जबरदस्ती करके उनका शारीरिक शोषण किया था। वह एक कामी पुरुष था जिसके लिए उसकी इच्छाएं ही सब कुछ थीं। उसकी हरकतों ने कस्बे में कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं, लेकिन उसकी दौलत और रसूख ने उसे हमेशा बचा लिया। एक अमावस्या की रात को जब कमला निर्वस्त्र होकर श्मशान में साधना कर रही थी, बुचुराम और रामू चाचा ने उसे देख लिया। बुचुराम की आंखों में कमला के नग्न शरीर को देखकर एक तीव्र वासना जाग उठी थी। वह उसे भोगने के लिए बेकरार हो गया, लेकिन रामू चाचा को श्मशान साधिका की शक्तियों का अंदाजा था। उसने बुचुराम को समझाया कि कमला कोई साधारण औरत नहीं है और उसे छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बुचुराम की वासना ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। बुचुराम ने पास के जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक से संपर्क किया। वह तांत्रिक धन के लालच में किसी का भी अनिष्ट करने को तैयार रहता था।
उसके लिए तंत्र मंत्र एक खेल था जिसका इस्तेमाल वह अपने फायदे के लिए करता था। बुच्चूराम ने उसे मोटी रकम का लालच देकर अपने साथ कर लिया। तांत्रिक ने वादा किया कि वह अपनी शक्तियों से कमला को वश में कर देगा। फिर एक और अमावस्या की रात आई। कमला अपने तय स्थान पर श्मशान में साधना के लिए बैठ चुकी थी। उससे कुछ दूरी पर बुच्चूराम, तांत्रिक और रामू चाचा चुपके से उसकी ओर बढ़ रहे थे। कमला ने अपनी प्रारंभिक पूजा पूरी की और साधना शुरू ही की थी कि बुच्चूराम ने अचानक उसके बाल पकड़ लिए। उसने कमला के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। श्मशान में कुछ प्रेत जो कमला ने अपनी साधना से सिद्ध किए थे उसकी मदद करना चाहते थे। उनकी उपस्थिति हवा में एक हल्की सी सिहरन पैदा कर रही थी। यहां तक कि स्वयं डाकिनी भी अदृश्य रूप में कमला की सहायता के लिए मौजूद थी। लेकिन उस तांत्रिक ने, जिसे अघोरी के नाम से जाना जाता था, महाकाली का एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाया था जिसे भेदना लगभग असंभव था। उसकी शक्तियां काले जादू से बंधी थीं और उसका कवच किसी भी अलौकिक शक्ति को रोकने में सक्षम था। अमावस्या की घनी काली रात में बुच्चूराम ने अपनी हवस की आग को कमला पर उतारा। कमला पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका शरीर थकान और अपमान से कांप रहा था और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। बुच्चूराम ने अपनी कामना पूरी की और बिना किसी पश्चाताप के वहां से चला गया। रामू चाचा, जो इस घृणित कार्य में उसका साथी था, भी उसके साथ लौट गया। अघोरी को उसकी सेवा के बदले मोटी रकम मिली थी और वह इस बात से बेहद खुश था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अनैतिक और अनिष्ट कार्यों के लिए किया था और उसके लिए यह सब एक खेल की तरह था। कमला ने अपना अंगूठा मंगलू के माथे से हटाया और वह एकदम होश में आ गया। उसका दिमाग सारी सच्चाई से भर गया था। उसने अपने पिता बुच्चूराम की करतूतें देख ली थीं और यह भी समझ गया था कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली थी। उसका मन गुस्से, दुख और आशंका से भरा था। उसने कमला से कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मेरे पिता और रामू चाचा को तुमने मारा? कमला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी साधना और शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करती हूं। तुम्हारे पिता और रामू चाचा की मृत्यु का कारण डाकिनी का क्रोध था। उनके कर्मों ने उन्हें उस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से बचना असंभव था। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी जो मंगलू को अंदर तक छू गई। कमला ने मंगलू को एक कागज का टुकड़ा थमाया जिसमें कुछ सामग्री की सूची लिखी थी। उसने कहा, आज उस अघोरी की भी मृत्यु की रात है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े मिशन की ओर बढ़ रही हो। मंगलू ने उस सूची को लिया और बिना ज्यादा सवाल किए घर से निकल पड़ा। उसका मन अभी भी उथल पुथल में था, लेकिन वह कमला की बातों पर भरोसा करने लगा था। मध्य रात्रि होने वाली थी। कमला और मंगलू घर से जंगल की ओर निकल चुके थे। कमला ने एक काला कंबल ओढ़ रखा था जो रात के अंधेरे में उसे और रहस्यमयी बना रहा था। उसके पीछे मंगलू चल रहा था, हाथ में सामग्री से भरा एक थैला लिए। वे कस्बे से काफी दूर निकल आए थे। मंगलू इससे पहले कभी इस इलाके में नहीं आया था। जंगल का सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट उसे अंदर तक सिहरा रही थी। रास्ते में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक दूर से एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। अमावस्या की गहरी रात होने के बावजूद खंडहर के अंदर से हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई आग जल रही हो। रोशनी की हल्की चमक जंगल के अंधेरे को और डरावना बना रही थी। कमला ने रुककर मंगलू की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हमारी मंजिल आ गई है। इस खंडहर में ही वह अघोरी रहता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, लेकिन मंगलू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़े और उसके अंदर दाखिल हो गए। अघोरी खंडहर के अंधेरे कोने में अपनी साधना में लीन था। उसके चारों ओर एक भारी सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। पहले महाकाली की शक्ति उसके साथ थी, लेकिन अब वह उससे दूर हो चुकी थी। उसके पापों का घड़ा भर चुका था और देवी ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी हर हरकत, हर अनुष्ठान अब सिर्फ अंधेरे और अनिष्ट की ओर ले जा रहा था। वह अब कुछ भूत प्रेतों को अपने वश में करके अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसके होंठ तेजी से मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी, जो खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। कमला चुपके से उसके सामने जाकर बैठ गई। दोनों के बीच करीब 10-15 फीट की दूरी थी। उसने अपने काले कंबल को एक ओर रख दिया। उसके शरीर पर अब कोई वस्त्र नहीं था। उसका नग्न शरीर चांद की हल्की रोशनी और दीपक की टिमटिमाती लौ में चमक रहा था।
उसने एक मिट्टी का दीपक जलाया और पूजा की सामग्री को अपने शरीर पर मल लिया। अचानक उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही हो। डाकिनी अब कमला के शरीर में जाग चुकी थी। कमला के शरीर में डाकिनी ने जोरदार हुंकार भरी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि खंडहर की दीवारें तक कांप उठीं। अघोरी को तुरंत एहसास हो गया कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वश में किए हुए प्रेतों को कमला का सामना करने के लिए भेजा। ये प्रेत धुंधली आकृतियों की तरह हवा में तैरते हुए कमला की ओर बढ़े। उनकी आंखों में लाल चमक थी, लेकिन जैसे ही कमला की दृष्टि उन प्रेतों पर पड़ी, वे आग की लपटों में जलने लगे। उनकी चीखें खंडहर में गूंज उठीं और वे डरकर भाग खड़े हुए। अघोरी अब पूरी तरह असहाय था। उसकी सारी शक्तियां बेकार हो चुकी थीं। उसने हताशा में बलि के लिए रखा हुआ तेज खड्ग उठाया और कमला की ओर दौड़ा। उसका चेहरा क्रोध और डर से विकृत हो गया था। कमला के शरीर में जागी डाकिनी ने एक जोरदार अट्टहास किया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि हवा तक थम गई। अघोरी अपनी जगह पर जड़ हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। बस कुछ ही पलों में डाकिनी ने उसका रक्त और मांस चूस लिया। अघोरी का शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया और वह धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उनमें अब कोई जान नहीं थी। कमला भी इस प्रचंड अनुष्ठान के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर थकान और शक्ति के खर्च से कमजोर हो गया था। मंगलू, जो अब तक स्तब्ध खड़ा यह सब देख रहा था, जल्दी से कमला के पास गया। उसने उसे सावधानी से उठाया और अपने कंधों पर लाद कर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन उथल पुथल में था, लेकिन वह जानता था कि अब कमला का मिशन पूरा हो चुका है। कमला का कार्य अब समाप्त हो चुका था। उसने हरिया को मंगलू की सेवा में छोड़ दिया और एक दिन चुपके से कस्बे से निकल गई। वह कहाँ गई, किसी को नहीं पता। उसकी विदाई एक रहस्य बनकर रह गई, जैसे वह कोई सपना थी जो सुबह होते ही गायब हो गया। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक नई और सिहरन भरी कहानी, सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए अंधेरे से दूर लेकिन कहानियों के करीब रहिए।